नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। दोस्तों, आज बात होगी एक बेहद ही अहम मुद्दे पर। अहम मुद्दा इसलिए कि जिस तरह यूपी की सियासी ज़मीन पर बीएसपी उखड़ती जा रही है, बिखरती जा रही है, वो कहीं ना कहीं मायावती से लेकर बीएसपी के समर्थकों, बीएसपी के नेताओं में एक चिंता का सबब बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि क्या बहुजन वाकई बीएसपी से रूठ गए हैं? क्या वाकई उनका बीएसपी से मोह भंग हो गया है? क्या वाकई बीएसपी की रणनीतियों से उनका विश्वास उठ गया? मेरे इस वीडियो पर कमेंट्स तभी करिएगा जब पूरा वीडियो आप सुन लें, अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखकर कमेंट्स करना कहीं ना कहीं अन्याय होगा, कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं जिन पहलुओं की बात करूंगा उससे कहीं ना कहीं आप भी इत्तेफाक रखेंगे, हाँ इस बात में सच्चाई है। इस वीडियो में बात करेंगे मायावती की पार्टी बीएसपी के लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार मिलने की आखिर वजह क्या थी। आप सबके साथ भी एक समीक्षा होनी चाहिए बीएसपी की हार की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी वजह थी, वो कौन कौन सी बातें हैं जो बीएसपी की हार का कारण बनी, बीएसपी की करारी हार की वजह बनी। और अब उन नीतियों को बदलकर, उन रणनीतियों को बदलकर नए रोड मैप बनाने की ज़रूरत है और उस पर धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। तभी बीएसपी का उत्थान हो सकता है, भला हो सकता है और यूपी की राजनीति में एक बार फिर से वो चमकता सितारा बन सकती है। हालांकि अभी उपचुनाव भी होने हैं, उन उपचुनाव में भी बीएसपी का एक लिटमस टेस्ट होना है। अगर इन उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन थोड़ा भी संभलता है, सुधरता है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। खैर, बात करते हैं बीएसपी की करारी हार की जो इन लोकसभा चुनाव में मिली। दरअसल इस हार के पीछे एक नहीं कई वजह हैं, एक एक करके उन वजहों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात बीएसपी का, या कहें मायावती का, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। मायावती ने जिस दिन ये फैसला किया या जिस दिन ये ऐलान किया कि बीएसपी लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, उनका ये ऐलान करते ही बीएसपी के ही कई नेताओं में, कई पदाधिकारियों में और बीएसपी के समर्थकों को ये बात हजम नहीं हुई कि इतना बड़ा चुनाव बीएसपी अकेले कैसे लड़ सकती है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और यूपी की क्षेत्रीय पार्टी जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल है और कांग्रेस शामिल है, ये सब पार्टियां तक गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें तो एक एक सांसद वाली, दो दो विधायकों वाली पार्टियों तक का गठबंधन है। देश में गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है और ये दौर बहुत पुराना है, आज से नहीं 50 साल से चलता आया है। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस बना उसमें भी कई दल शामिल रहे, सपा शामिल रही, कांग्रेस शामिल रही। हालांकि आरएलडी भी इसी का हिस्सा थी, हालांकि उसने ऐन मौके पर पाला बदल दिया और वो बीजेपी के साथ चली गई। और बंगाल की पार्टी टीएमसी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है यूपी में। तो जब पूरे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, ऐसे दौर में मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किसी को हजम नहीं हुआ। हालांकि अब मायावती का फैसला था तो पार्टी में कोई विरोध की आवाज़ भी नहीं उठा पाया और सब इसी फैसले पर कायम रहे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे नेगेटिव फैसला तो यही रहा, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। और अगर आप इतिहास उठाकर देखें, पुराना इतिहास, तो वो भी इस फैसले को सिरे से नकार रहा था। 2014 का चुनाव अकेले दम पर लड़ा, नतीजा 0। 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़ा, नतीजा 0। 2024 का विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा, नतीजा 0। 2019 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा तो 10 सीटें आईं। तो जब पूरे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है तो उसके अपोजिट जाना बीएसपी के लिए खतरे की घंटी बज गया। और यही वजह रही कि पूरे देश में जिन सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। और मायावती के इस फैसले से बीएसपी के समर्थकों में भी निराशा नजर आई। ये तो रही एक बात। दूसरा पॉइंट रहा जिन कैंडिडेट्स पर बीएसपी ने दांव खेला। दरअसल जिन कैंडिडेट्स को बीएसपी ने टिकट दिए वो सभी फ्लॉप साबित हुए।
और ज़्यादातर टिकट तो यूपी में मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए, ये सोचकर कि जो मुस्लिमों का वोट है वो मिलेगा, वोट बैंक वो मुस्लिमों के वोट से बीएसपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मुस्लिमों का पूरा वोट बैंक तो इंडिया अलायंस में शिफ्ट हो गया और जो मुस्लिम कैंडिडेट्स सीट्स पर लड़े उनका प्रदर्शन भी बड़ा ख़राब रहा। जमानत जब्त हो गई, 50,000 वोट पाने में सांसें फूल गईं। तो वो जो कैंडिडेट्स का चुनाव रहा, इस चुनाव में वो भी बड़ा निराशाजनक रहा, बड़ा फ्लॉप रहा। और ये कैंडिडेट्स किस जरिए मायावती तक पहुँचे? वो थे पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स, जिला अध्यक्ष जो बनाए गए थे, उनकी रिकमेंडेशंस पर मायावती ने इन प्रत्याशियों को टिकट दिया और ये सभी प्रत्याशी फ्लॉप हो गए। तो दूसरी वजह रही फ्लॉप कैंडिडेट्स पर भरोसा। और एक तीसरी वजह है, वो भी काफ़ी अहम है। तीसरी वजह ये कि इस लोकसभा चुनाव में भले ही मायावती ने कई रैलियां की, 30 से 40 रैलियां की, पूरे देश में रैलियां की, कोई शक नहीं। इसके अलावा आकाश आनंद ने कुछ दिन रैलियां की थी तो उनकी रैलियों पर ब्रेक लग गया। इसके अलावा पार्टी में कोई ऐसा तीसरा नेता नहीं है जिसको सुनने देखने लोग पहुँचे। सिर्फ मायावती के कंधों पर पूरा चुनाव लड़ा गया। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो मायावती के साथ साथ पार्टी की जिम्मेदारी उठा सके, जिसको सुनने देखने जानने के लिए लोग पहुँचें, जिसके अंदर लोगों को खींचने की ताकत हो और रैली में आई भीड़ को वोटर्स में तब्दील करने का जज्बा हो, तब जाकर बात बनेगी। साथ ही साथ इसके अलावा मायावती चुनावी रैलियों में तो बाहर निकली, लेकिन इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं उठी, देश में हुई जो दलित समाज के खिलाफ थी, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं पर कभी मायावती या कहें पार्टी के नेता सड़क पर नहीं उतरे। कभी वो सड़क पर उतरकर उन परिवारों से मिलने नहीं पहुंचे, उनका दुख दर्द बांटने नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा बीएसपी की हार का, क्योंकि जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है, जो उसके समर्थक हैं, वो भी ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि अगर उनके समाज के साथ कुछ गलत होता है, कुछ घटना होती है, तो जो जिस पार्टी के वो वोटर हैं, जिस पार्टी को वो रहनुमा मानते हैं, उनके नुमाइंदे उनके सुख दुख में हाल लेने पहुँचे। सुख में ना पहुँचे तो दुख में तो पहुँचे ही। लेकिन पूरे बीते 5 साल में मायावती चुनावी रैलियों के अलावा कभी सड़कों पर नहीं उतरी, कभी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कभी किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये भी एक नाराज़गी का कारण रहा। सिर्फ चुनावी रैलियों में उतरकर वोट मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज जो सियासत चल रही है वो सड़क से संसद तक चल रही है। आपको सड़क पर भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप संसद में मजबूत होंगे। तो धरातल पर काम सही से हुआ नहीं। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो धरातल पर काम करने का जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई। फिर चाहे वो पार्टी के कोऑर्डिनेटर हों, जिला अध्यक्ष हों या अन्य पदाधिकारी हों। यही वजह है कि इस बार हार का ठीकरा उन्हीं के सिर भी फोड़ा जा रहा है। कई कोऑर्डिनेटर्स को हटा दिया गया है, कई जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन कोऑर्डिनेटर्स और जिला अध्यक्षों ने जो लिस्ट भेजी, जो कैंडिडेट का चुनाव किया, वो भी गलत साबित हुआ, वो भी किसी के गले नहीं उतरा। और जो सियासी समीकरण, जाति समीकरण, आबादी के हिसाब से समीकरण साधे गए, वो फ्लॉप हुए। और एक रीजन और कि जिन बड़े दिग्गज नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिनके अंदर वोट बैंक को, वोटर्स को साधने की काबिलियत थी, उन पार्टी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और वही नेता सपा में पहुंचकर 16 सीटें जिता ले गए, 13 से 16 सीटें। और ये वो सभी नेता थे जो कभी बीएसपी में रहे थे, बीएसपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। उन नेताओं को शिकायतों पर या कहें लापरवाहियों पर पार्टी से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन ये सियासत है। नेता का क्या है, एक पाला बदलेगा तो दूसरे पाले में चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती। आज सपा में है तो कल बसपा में चले जाएंगे, बसपा निकाल देगी तो कहीं कांग्रेस में चले जाएंगे। तो जो मजबूत नेता होता है, जो वोटर्स को साधने की काबिलियत रखता है,
उसकी तो हर पार्टी में वजूद बना रहेगा, हर पार्टी को उसकी ज़रूरत रहेगी, फिर चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। यही फॉर्मूला 2014 में हुआ था। बीजेपी ने बसपा के तमाम बड़े नेताओं को तोड़ लिया था और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, टिकट दिया था और प्रचंड जीत भी हासिल की थी। यूपी में 20 से ज़्यादा सीटें जिताई थीं उन्हीं नेताओं ने जो कभी बीएसपी में थे। और ऐसा ही 2024 में सपा ने किया। तमाम उन बड़े नेताओं ने सपा के लिए जीत हासिल की जो कभी बीएसपी का हिस्सा थे। तो ऐसे नेताओं को संजो कर भी रखना पड़ेगा। जो मजबूत नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अगर वो कुछ लापरवाही करते हैं तो डांट डपट कर उनको समझाया जा सकता है। सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना ठीक नहीं, क्योंकि लापरवाही थोड़ी बहुत उलझने तो हर पार्टी में चला ही करती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सीधे पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। सपा में भी स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने तमाम तरह के पार्टी विरोधी बयान दिए जो पार्टी जिनको स्वीकार नहीं करती थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी ने बाहर नहीं किया था, अखिलेश यादव ने बाहर नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से बाहर गए थे। तो जब पार्टी अगर अपनी मर्जी से, अगर नेता अपनी मर्जी से बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो वोट बैंक साधने में माहिर हैं, जो वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उनको थोड़ी तो प्राथमिकता आपको देनी ही पड़ेगी पार्टी में, अगर आप सियासी ज़मीन पर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह का हाल लोकसभा चुनाव में बीएसपी का हुआ, जीरो पर अटक गई और मीटर आगे बढ़ा ही नहीं, उसके पीछे ये सभी वजह थी। इसके अलावा भी कई वजह हो सकती हैं जो शायद आप जानते हो, जिनकी चर्चा करना यहाँ उचित नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई बीएसपी के ख़राब परफॉर्मेंस की यही वजह थी? और अगर आपको भी कोई वजह सामने लगती है, नज़र आती है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।